मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शुंग राजवंश। मौर्योत्तरकालीन भारत के अंतर्गत शुंग राजवंश का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट वृत्रद को मारकर मौर्य वंश को समाप्त कर एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे हम इतिहास में शुंग वंश के नाम से जानते हैं। बाणभट्ट के हर्षचरित से भी इसकी पुष्टि होती है। कहा जाता है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ के शासन काल में दरबार में परस्पर विरोधी दलों, मंत्री और सेनापति के दलों का विकास हो चुका था और प्रांतीय राज्य भी धीरे धीरे स्वतंत्र होते जा रहे थे। बाह्य शत्रुओं के आक्रमणों का भी खतरा बन गया था, लेकिन सम्राट को इसकी कोई चिंता नहीं थी। सेना और देश के शासन से उसका संपर्क टूट गया था, या हम कहें कि उसकी रुचि शासन में नहीं रह गई थी। यही कारण है कि जब वह संपूर्ण सेना का निरीक्षण कर रहा था, तभी सेनापति ने सेना के समक्ष ही सम्राट को मार डाला और एक भी सैनिक ने उसका प्रतिरोध नहीं किया। डॉक्टर वीसी पांडे कहते हैं कि मौर्य वंश के अंत को हम ब्राह्मण प्रतिक्रिया कह सकते हैं। बृहद्रथ की हत्या कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बौद्ध धर्म के विरुद्ध ब्राह्मण धर्म का विद्रोह धीरे धीरे काम कर रहा था। प्रजा अयोग्य और दुर्बल मौर्य सम्राटों के शासन से अब तंग आ चुकी थी और इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट का वध कर दिया। अंतिम मौर्य सम्राट का वध कर दिया और स्वयं मगध के सिंहासन पर बैठ गया। पुष्यमित्र शुंग के अगर हम राज्याभिषेक की बात करें तो प्रतीत होता है कि लगभग 185 ईस्वी पूर्व के आसपास उसने मौर्य वंश का अंत किया और शायद इसी समय पुष्यमित्र शुंग का राज्याभिषेक हुआ। ब्राह्मण पुराण में पुष्यमित्र के 60 वर्ष तक शासन करने का उल्लेख मिलता है। पुष्यमित्र शुंग की अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो उसकी उपलब्धियों में सबसे पहले आता है उसका विदर्भ के साथ युद्ध। पुष्यमित्र शुंग के राज्य की प्रमुख घटनाओं में विदर्भ के विरुद्ध युद्ध का महत्वपूर्ण स्थान है। मालविका अग्निमित्र से भी इसकी जानकारी मिलती है। विदर्भ का प्रांतीय शासक यज्ञसेन इस समय स्वतंत्र हो गया था और उस पर पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र के नेतृत्व में आक्रमण किया। विदर्भ इसमें पराजित हुआ और पुष्यमित्र शुंग की उसे अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध है यवन युद्ध। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की ये दूसरी महत्वपूर्ण घटना है यवन आक्रमण। उसके समय में यवनों ने आक्रमण किया। पतंजलि की महाभाष्य, गार्गी संहिता और मालविका अग्निमित्र से इसकी पुष्टि होती है कि यवनों ने उसके समय में अयोध्या और चित्तौड़
साकेत, मथुरा, पांचाल, पाटलिपुत्र आदि पर आक्रमण किया। मालविकाग्निमित्र में पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र और यवनों के मध्य संघर्ष का उल्लेख है। संघर्ष का कारण, या हम कहें इनके मध्य युद्ध का कारण, अश्वमेध के घोड़े को यवनों के द्वारा पकड़ना था। कुछ विद्वानों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के समय में 2 बार यवन आक्रमण हुए, एक डेमेट्रियस के नेतृत्व में और दूसरा मेनेंडर के नेतृत्व में, लेकिन दोनों ही बार यवनों को परास्त होना पड़ा। और शायद इसी उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। पुष्यमित्र शुंग के अगर हम साम्राज्य विस्तार की बात करें तो उसका साम्राज्य पंजाब में सिंध नदी तक और दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था। दक्षिण पूर्व में कलिंग इसकी महत्वपूर्ण सीमा थी। पुष्यमित्र शुंग को वैदिक धर्म का पुनरुद्धारक माना जाता है। प्राचीन भारत में ब्राह्मण और क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म में प्रभुता प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष हुआ, जिसकी परिणति शुंग काल में हुई। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व के आसपास यज्ञ सत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया था। यह एक महान क्रांति थी जिसमें राष्ट्रहित के साथ साथ ब्राह्मणों के व्यक्तिगत स्वार्थ भी शामिल थे। ब्राह्मण संगठन के फलस्वरूप ही ब्राह्मण शुंगों ने राज्य प्राप्त किया था। ये बहुत स्वाभाविक था कि राजसत्ता प्राप्ति के पश्चात शुंग अपना अधिकांश समय ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में लगा दे। ब्राह्मण धर्म और व्यवस्था के पुनरुत्थान का काम आगे चलकर कण्वों और सातवाहनों के समय में भी जारी रहा। तो हम कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का या वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किया, उसे राजधर्म बनाया। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि वो बौद्ध द्रोही था। उसने लगभग 84,000 स्तूपों को नष्ट करके ख्याति प्राप्त की। शुंग वंश के अगर हम शासकों की बात करें तो इसमें पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक शासक रहा है। उसके पश्चात अग्निमित्र महत्वपूर्ण शासक रहा है। उसके पश्चात वसुमित्र, ब्रजमित्र और भागभद्र शासक रहे। अंतिम शुंग शासक देवभूति को माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उसके अमात्य अर्थात उसके मंत्री वसुदेव कण्व ने ही उसकी हत्या कर दी थी। बाण के हर्ष चरित्र से भी इसकी पुष्टि होती है। देवभूति के साथ ही शुंग वंश का अंत हो गया और वासुदेव कण्व के राजा बनते ही एक नए राजवंश कण्व राजवंश की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। वसुदेव द्वारा स्थापित ये नया राजवंश भी ब्राह्मण वंश था। कण्व वंश ने लगभग 72 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इस वंश में क्रमशः 4 राजा हुए: वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। पुराणों से हमें जानकारी मिलती है कि कण्व वंश के शासक धर्मानुकूल शासन करते रहे। इसलिए हम कह सकते हैं कि शुंगों के शासन में ब्राह्मण धर्म और व्यवस्था के पुनरुत्थान
का जो सिलसिला आरंभ हुआ वह कण्व वंशीय राजाओं के शासनकाल में भी जारी रहा। तो ये हैं मौर्योत्तरकालीन महत्वपूर्ण राजवंश शुंग वंश और कण्व वंश। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।